हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। तो आज है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर सेकंड और आज हम लोग वेरियस मैनेजमेंट थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे वेरियस जनरल मैनेजमेंट थ्योरीज़ दे रखी हैं। मैं भाई थोड़ा सा पास कर ले रहा हूँ, अब तुम्हें मेरी वॉइस क्लियर आएगी। देखो, यहाँ पे सबसे पहले एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर और एल्टन मायो, टोटल 4 ये मैनेजमेंट थ्योरीज़ हैं। इनमें से 2 मैनेजमेंट थ्योरीज़ तुमने अपने क्लास 12th में पढ़ रखी होगी, जो कि एफ डब्ल्यू टेलर की और हेनरी फ्योल की। 2 यहाँ पे और निकल कर आती है, जो कि है मैक्स वेबर की और एल्टन मायो की। अब देखो, यहाँ पे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हो सकता है तुम्हारे एग्ज़ाम्स में इससे बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे कि तुमसे ये पूछा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दिया, तो राइट आंसर क्या है? मैक्स वेबर। फिर इसमें किस चीज़ की बात की गई थी, इसकी कंसेप्ट क्या थी, उसके बारे में तुमसे इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। सो बेसिक एक कह सकते हो कि तुम इन 2 थ्योरीज़ की हम इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एफ डब्ल्यू टेलर के साथ। तुम देखो यहाँ पे एफ डब्ल्यू टेलर की अगर हम बात करें तो इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें की बात की गई थी टाइम एंड मोशन स्टडी की, साथ ही साथ डिफरेंशियल पीस रेट प्लान की बात की गई थी। अब ये क्या है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जान लो कि इस पर्टिकुलर थ्योरी में, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी में बात की गई थी टाइम स्टडी की, मोशन स्टडी की, साथ ही साथ डिफरेंशियल पीस रेट प्लान की। लेकिन जब हम बात करते हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की, तो उसमें टोटल 14 प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने थे, जिसके अंदर अलग अलग थ्योरीज थे जो कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के फंक्शंस को मदद करती थी। अब मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? तो हमारे प्लानिंग हो गए, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गए। ये सारे हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जो कि कहीं ना कहीं इनके थ्रू ऑपरेट कर पाती थी, ये फ्योल के प्रिंसिपल्स के थ्रू ऑपरेट कर पाती थी। और जब हम बात करते हैं मैक्स वेबर की थ्योरी की, जिसका नाम था ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ये दिया गया था मैक्स वेबर के द्वारा, जिसमें की बात की गई थी डिवीज़न ऑफ लेबर की, फॉर्मल स्ट्रक्चर की, साथ ही साथ मैनेजमेंट बाय रूल्स की बात की गई थी। सो ये कहीं ना कहीं चीज़ें तुम्हें याद रखनी होगी। और आखिर में जो एल्टन मायो की थ्योरी थी, जिसे कि नाम दिया गया था बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ये किस पे फोकस करता था? साइकोलॉजिकल स्टिमुलस। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी वर्किंग इन्वायरमेंट हो वो अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे मेंटल पे वो फोकस करते थे। मेंटल इन द सेंस कि तुम्हारी माइंड पे, तुम्हारी वर्किंग पार्ट पे ये फोकस किया करते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देख लो ज़रा, एक और बार मैं इसी को रिपीट कर दे रहा हूँ। फ्रेडरिक टेलर ने दिया था थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जिसे कि हम 14 प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी और एल्टन मायो बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसे हम हॉथॉर्न इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ याद रख लेना, ये चीज़ें तुमने क्लास 11th में नहीं पढ़ी होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा, हमारे बीकॉम एंट्रेंस के कोर्सेज चलते हैं। जो स्टूडेंट्स उसमें इनरोल होना चाहते हैं उसे इनरोल हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साथ ही साथ अगर तुम्हें कोई भी डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, तो इस दिए गए नंबर पे, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो नीचे कॉर्नर में, उस पर कॉन्टैक्ट करके सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, ज़्यादा जानकारी के लिए उस नंबर पर कॉल करें। तो चलो, मैंने तुम्हें कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स के ओवरव्यू दिए, कुछ थ्योरीज के ओवर दिए, लेकिन हमें अगर बेसिक से जानना हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं, तो क्या है उसे हमें समझना होगा। तो देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो ये वो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक नॉर्म्स हैं, या सिंपली तुम कह सकते हो ये वो फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एक बिजनेस के लिए, एक एंटरप्राइज के लिए बेस की तरह काम करते हैं। साथ ही साथ जो मैनेजर होते हैं उन्हें मदद करते हैं वाइल टेकिंग देयर डिसीजंस। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता क्या है? तो प्रिंसिपल क्या, एक फंडामेंटल ट्रूथ है और प्रोपोजिशंस है दैट सर्व्स एज द फाउंडेशंस फॉर अ सिस्टम, जो कि एक सिस्टम के लिए बेस की तरह काम करेगा, फाउंडेशन की तरह काम करेगा। जैसे घर की नींव होती है, वैसे ही बिजनेस की नींव कौन सी होती है? प्रिंसिपल्स होती है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग के लिए जनरल रूल्स की तरह काम करते हैं, कि क्या काम आपको करना है, कौन सा काम नहीं करना है, जनरल ट्रुथ की तरह काम करते हैं। तो ये चीज़ तुम याद रख सकते हो चाहो तो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। अब तुम्हें पता है जो साइंस है हमारी, उसकी जो नॉर्म्स है, उसकी जो प्रिंसिपल्स है, वो कहीं ना कहीं रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है।
तो क्या हमारी मैनेजमेंट की भी प्रिंसिपल वैसे ही है? तो आंसर इज़ नो। हमारी जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं रिजिड तो है, लेकिन उतनी भी रिजिड नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ साइंस प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया गया है कि नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, जनरल गाइडलाइंस है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से फॉर्म होता है, फ्लेक्सिबल है, मेनली बिहेवियरल है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है और कंटिजेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे स्टडी मटेरियल में ये पीडीएफ दे दी गई है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, तो तुम्हारा ये होमवर्क होगा कि तुम इसे पूरी कंप्लीटली अच्छे तरीके से रीड करके आओ। मतलब अगर बाई चांस एग्जाम्स में पूछ लिया जाए तो तुम पढ़ रखोगे। क्योंकि देखो मैं इसे पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें तुमने क्लास 12 में पढ़ रखी हैं। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ें तुम एक बार रीडिंग लगाओगे उससे तुम समझ पाओगे, समझ जाओगे बहुत ही आसानी से। सो एक बार तुम इन सब चीज़ों को रीड कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं ये जो हमारे टेलर थे, कौन टेलर? एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है, इनके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं फोकस किया साइंटिफिक स्टडीज़ पे। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें दिख रही होंगी, चेक कर ले रहा हूँ, हाँ सब क्लियर है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे फोकस की थी। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का मतलब है इन्होंने कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मेथड्स को ख़त्म किया था कि नहीं, जो काम हम ट्रेडिशनल मेथड से करते आ रहे हैं अब हम उन्हें साइंटिफिक तरीके से करेंगे, मॉडर्न वे में करेंगे। इससे जो हमारे रिसोर्सेस हैं इसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो पाएगी, हमारे जो काम करने की तरीके होंगे वो कहीं ना कहीं चीपर वे में होंगे और बहुत ही फास्टली वे में हमारे काम हो जाएंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इस पे फोकस करती थी। तो पढ़ते हैं इसे। इट इम्प्लाइज कंडक्टिंग ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्डाइज टूल्स, मेथड्स, ट्रेंड पर्सोनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो इनका कहीं ना कहीं मेन फोकस किस पे था कि स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स जो होते हैं, ट्रेंड एम्प्लॉयज, पर्सोनल का मतलब ही होता है एम्प्लॉयज, जो नए नए बंदे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, ट्रेंड इन द सेंस कि उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी हो, उनसे काम लेना है। नई टेक्नोलॉजी जो आई है उनसे काम लेना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी काम होगी वो चीपर कॉस्ट में होगी और उसकी जो क्वालिटी निकल कर आएगी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेरियस प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, इसमें सबसे फर्स्ट है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। बोला गया साइंस अपनाना है ना कि रूल ऑफ थंब, अंगूठा, अंगूठे की यहाँ पे बात की जा रही है। मतलब जो चीज़ चला आ रहा है उसे नहीं अपनाना है, हमें साइंस को फॉलो करना है। ठीक है, अब हमारे कुछ पूर्वज कहते हैं कि ये चीज़ फॉलो करो, ये चीज़ फॉलो करो, ना कि तुम साइंस को फॉलो करो। तो ये कहीं ना कहीं गलत है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये प्रिंसिपल कहता है हमें फॉलो करना है साइंस को, जो पहले से चला आ रहा है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। साइंटिफिकली अगर वो चीज़ सही है तो हम उसे फॉलो करेंगे। पढ़ना इसे तुम। देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब। मतलब बोला गया हर एक स्टडी के लिए, हर एक काम के लिए एक साइंटिफिक स्टडी होगी, एक प्रॉपर एनालिसिस की जाएगी इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब। मतलब जो पहले से रूल ऑफ थंब चला आ रहा है, जो पुरानी घिसी पिटी इससे चली आ रही हैं, उसे हमें हटाना है और हमें साइंटिफिक स्टडी करके साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करने हैं। वी शुड कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट न्यू टास्क, मतलब नए नए टास्क, नए नए टेक्निक्स, मैंने न्यू टास्क बोला। जो नए नए टेक्निक्स होते हैं तुम उसे एक्सपेरिमेंट करोगे, अपने बिजनेस पे अप्लाई करोगे, इससे क्या होगा तुम्हें नई नई चीज़ें पता चलेंगी और ये नई नई चीज़ें तुम्हें कहीं ना कहीं मदद कर सकती हैं तुम्हारे बिजनेस में। क्लियर? बढ़ते हैं। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू द वर्क स्टडी। इसमें क्या बोला गया है कि जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं इसमें वेरियस इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वेरियस रिसर्च होते हैं। इससे अब ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? ये वर्क स्टडी के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। जब आप वर्क स्टडी करोगे, अब ये टर्म क्या होता है सर? वर्क स्टडी आगे पढ़ेंगे, जस्ट आने वाला है कुछ ही देर में। नेक्स्ट आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बोला गया हार्मनी होनी चाहिए इनके बीच, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स भी होते हैं और मैनेजमेंट्स भी होती हैं, दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे को इज्जत दे, इज्जत ले, मतलब रिस्पेक्ट करे और रिस्पेक्ट करे, कोई एक दूसरे से खुन्नस ना निकाले, ये चीज़ होनी चाहिए। ये किस प्रिंसिपल के थ्रू कहा गया है, किस टेक्निक के थ्रू कहा गया है? हाँ चलो, ये प्रिंसिपल ही है, टेक्निक नहीं है, टेक्निक आगे पढ़ेंगे। ये कहा गया है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर, मतलब हर दोनों एक दूसरे को समझें। ठीक है,
और नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है वो जो कि है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये है एक्सटेंशन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। इसमें क्या बोला गया कि जो हमारे लेबर होंगे, मैनेजमेंट होंगे, ये दो चीज़ें होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो अलग अलग काम ना करके दोनों साथ काम करें, मतलब एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करें, किन्हीं को भी कोई परेशानी हो तो वो डिस्कस करके आपस में उसे सॉल्व आउट कर सके। तो ये क्या था, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर इसकी बात की गई थी। ये एक्सटेंशन है किस प्रिंसिपल का, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म पे फोकस नहीं किया गया, यहाँ पे कॉपरेशन पे फोकस किया, कोऑर्डिनेशन पे फोकस किया गया। ठीक है। कंस्ट्रक्शन सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉय मस्ट बी इनकरेज एंड डिजिस्ट टू वर्क फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड अनरीजनेबल डिमांड्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हमारे जो वर्कर्स हैं उन्हें हम इनकरेज करेंगे कि वो अच्छे से काम करें, और साथ ही साथ उन्हें स्ट्राइक पे जाने पे, मतलब अनरीजनेबल डिमांड्स जो होती है, प्रोटेस्ट जो होते हैं, उन्हें उस चीज़ पे जाने पे, उस चीज़ तक पहुंचने से हम उन्हें रोकेंगे। ये बात की गई थी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। बोला गया जो भी व्यक्ति आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन हर व्यक्ति की डेवलपमेंट होनी चाहिए। आप जैसे भी करो डेवलपमेंट, मतलब पढ़ते हैं इसे, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल, पर्सन कह लो, पर्सनल कह लो, व्यक्ति की बात की जा रही है। इट इम्प्लाइज टेकिंग एक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ ऑल पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर देयर साइंटिफिक सिलेक्शन एंड असाइनिंग वर्क सुटेड टू देयर टेम्परामेंट एंड एबिलिटीज़। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही साथ स्किल्स भी बढ़ेंगे वर्कर्स के। मतलब जो भी वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके माइंडसेट को समझते हुए, उनके माइंडसेट को देखते हुए उन्हें आप डेवलप करो, उनके एफिशिएंसी को बढ़ाओ, तभी ना वो फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएंगे। अब कोई एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है सिर्फ काम करने के लिए नहीं आता है, वो सोचता है कि हम डेवलप करेंगे इस 5 साल के दौरान, इस 4 साल के दौरान। ठीक है, तो उसे भी आपको डेवलप करना है। तो बेसिकली टेलर के दिए गए कितने प्रिंसिपल्स थे, तो सर टेलर के दिए गए 4 प्रिंसिपल्स थे, ये चीज़ याद रखिएगा। टेलर के दिए गए 4 प्रिंसिपल्स थे, पूछा जा सकता है। हमने बात की अभी एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स की, अब हमें समझना है एफडब्ल्यू टेलर के दिए गए टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, टेक्निक को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक्स पे। सबसे पहले आया यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या बात की गई, बोला गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक एंटरप्राइज में 2 डिपार्टमेंट्स होनी चाहिए, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट्स होनी चाहिए, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। इसमें क्या बोला गया, दोनों ही डिपार्टमेंट में 4-4 वर्कर्स होंगे, सॉरी वर्कर्स बोल रहा हूँ, 4-4 फोरमैन होंगे। प्लानिंग में 4 फोरमैन, सुपरविजन में 4 फोरमैन। इससे क्या होगा, आप अपने काम को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि तुम इसको देख सकते हो, ये है फैक्ट्री मैनेजर, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इसमें क्या क्या है, 4-4 फोरमैन है। ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन। और वहीं जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज की, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाते हैं स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये सब मदद करते हैं हमें वर्कमैन तक पहुंचने में, हमें हमारे काम को अचीव करने में। थोड़ी सी स्क्रीनशॉट ये ब्लर है तो काम चला लेना इससे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसे। इसमें क्या बोला गया, फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस आर सेपरेट। ये वैसी टेक्निक है, प्रिंसिपल नहीं है, ये वैसी टेक्निक है जिसमें प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों ही अलग होगी। प्लान अलग डिपार्टमेंट में तैयार होगी, एग्जीक्यूट अलग डिपार्टमेंट में से की जाएगी। सुपरविजन को डिवाइड किया गया सेवरल फंक्शंस में, और फंक्शंस इंटरेस्ट होंगे किनके द्वारा, फोरमैन के द्वारा। समझते हैं, अब देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस और कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क, ये सारी चीज़ें। तो मैं तुम्हें ये भी समझा देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जैसे तुम इस इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी एक प्लानिंग इंचार्ज है, प्रोडक्शन इंचार्ज है, रूट क्लर्क, कार्ड क्लर्क, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसे हम सबसे पहले समझते हैं। देखो, प्लानिंग फोरमैन, रूट क्लर्क। देखो सबसे पहले ये समझो, रूट का मतलब समझते हो क्या होता है, सर वे। रूट का मतलब होता है रास्ता, किसी काम को करने का क्या प्रोसेस होता है, किसी काम को करने का क्या सीक्वेंस होता है। और क्लर्क का मतलब तो समझते ही हो कि एम्प्लॉयज़, बंदा, व्यक्ति।
तो रूट क्लर्क लेज आउट द सीक्वेंस ऑपरेशंस एंड डिटरमाइंस द रूट थ्रू विच मटेरियल शुड बी प्रोसेस्ड। मतलब रूट क्लर्क हमें बताएगा कि किस रास्ते, किस सीक्वेंस में, किस प्रोसेस में हमारे जो मटेरियल्स हैं वो प्रोसेस होंगे। ये काम होता है रूट क्लर्क का। दूसरा आता है इंस्ट्रक्शन और कार्ड क्लर्क। ये क्या करता है, ये अलग अलग एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हारा जॉब ये है, उस जॉब को समझाना, उस टास्क को समझाना। ठीक है, हर एक व्यक्ति को उसके काम के बारे में बताना। ये किसका काम होता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। फिर आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या होता है, ये मतलब क्या बताएगा हमें, टाइम, टाइम और लागत, दो चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, समय और लागत की। तो किस काम को करने का कितना टाइम होना चाहिए वो डिसाइड करेगा टाइम क्लर्क। उसी में आता है कॉस्ट क्लर्क भी। कॉस्ट क्लर्क क्या बताता है हमें कि क्या बजट होनी चाहिए, वो उस बजट को इंश्योर करता है कि इस काम को करने में हमें इतनी लागत लगेगी। तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के अंदर। और आखिरी है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन हमें क्या बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके ही आपको सारी कामें करनी है। वो इंश्योर करता है कि हर एक रूल ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन हो रही है, हर एक टास्क डिसिप्लिन्ड मैनर में की जा रही है। तो ये जो चार तुम देख रहे हो, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियर। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ये तुम्हारे स्टडी मटेरियल में नहीं डाला गया था, तो इसे तुम सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। रूट क्लर्क इन सारे प्लानिंग डिपार्टमेंट का। और ये रहा प्रोडक्शन फोरमैन। प्रोडक्शन फोरमैन का भी तुम स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। ठीक, अब एक बार क्या करना, इन सबको एक बार रीड कर लेना। चलो, अब देखो बात करते हैं प्रोडक्शन फोरमैन की। यहाँ पे बॉस की बात होगी। जैसे सबसे पहले गैंग बॉस। ये कोई छोटे मोटे रोड चलते गली मोहल्ले के गैंग के बॉस नहीं है, गैंग के हेड नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं, मटेरियल इन द सेंस कि प्रोडक्शन करने में जो भी रिसोर्सेज की हमें नीड होगी उसके बारे में ये जानकारी हमें देते हैं। जैसे कि ही इज़ एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट बोथ द वर्कर्स एंड द मशीन्स आर फिट। ये इंश्योर करेंगे कि बंदे प्लस मशीन्स दोनों ही फिट हैं अपने काम के लिए। ऐसा नहीं कि मशीन खराब पड़ी हुई है और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बैठे हैं। साथ ही साथ ये भी नहीं होनी चाहिए कि मशीन्स बहुत अच्छे कंडीशंस में, वर्किंग कंडीशन में, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो फिट नहीं है काम करने को लेकर। तो गैंग बॉस ये इंश्योर करते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में है, साथ ही साथ जो भी हमारी मशीन्स हैं वो फिट कंडीशन में, साथ ही साथ प्रोडक्शन के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होती है उसको यूज़ करने में। नेक्स्ट आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम है, स्पीड बॉस का कहना ये है कि तुम जो भी काम करोगे करो तो ज़रूर ज़रूर करो, लेकिन उसकी क्या स्पीड होगी वो मैं डिसाइड करूँगा। मैं इंश्योर करूँगा कि तुम एक स्पीडी वे में, एक एवरेज स्पीड जो होनी चाहिए काम करने की, वो उस काम उस स्पीड में तुम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि जो काम 1 घंटे में कंप्लीट होने चाहिए तुम उसे 5 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो, धक्के मार के तुम्हें ये बाहर निकाल देंगे। तो स्पीड बॉस का ये काम होता है कि जो भी काम होगी, परफ़ॉर्म की जाएगी, वो एक मैनर में की जाएगी, एक स्पीड वे में की जाएगी। फिर आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस ये देखेगा क्या जो मशीन्स हैं वर्किंग कंडीशन में है। अब कन्फ्यूज़ मत कर जाना गैंग बॉस और रिपेयर बॉस में। नाम से समझो, रिपेयर बॉस कहीं न कहीं खराब मशीन को ठीक करने में काम आता है, और इंस्पेक्टर तो कहीं न कहीं इंस्पेक्ट करेगा, चेकिंग करेगा, क्वालिटी सही है प्रोडक्ट का, ख़राब क्वालिटी तुमने नहीं यूज़ किया है, चीपर वे में तुमने तो उसे रेडी नहीं कर दिया है। तो ये आते हैं प्रोडक्शन। तो इनका काम होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और इनका काम होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो इन दोनों का तुम स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें क्या बोला गया कि हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड इन द सेंस कि एक बेस होना चाहिए, जिस बेस पे तुम कर रहे हो उस काम को, वो तुम्हारा कहलाएगा स्टैंडर्डाइजेशन। और बात करें जब सिंप्लीफिकेशन की, तो इसमें एलिमिनेट की जाती है अननेसेसरी चीज़ों को। मतलब जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं तुम उसे एलिमिनेट कर दोगे। ये किसके अंदर पॉसिबल हो पाता है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर। तो इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ना। स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए सबसे पहले तुम एक बेस रेडी करोगे। जैसे ही बेस रेडी हो जाता है, अब ये बेस रेडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम पे तुम उसे कंपेयर कर पाओ अपने एक्चुअल वर्क से, और साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि तुम्हारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो। सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करें तो एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटीज़, साइज एंड ग्रेड ऑफ अ प्रोडक्ट्स।
जो भी फालतू के वैराइटीज़ बन रखे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग साइजेस तुमने बना रखी हैं प्रोडक्ट की, जो कि कहीं ना कहीं जिसका मतलब ही नहीं बनता है, उनको एलिमिनेट करना किसका काम है? सिंप्लीफिकेशन का काम है। इससे क्या होगा? तुम्हारे जो कॉस्ट होंगे उसमें कमी आएगी, जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी तुम उसमें सेव कर पाओगे। साथ ही साथ लेबर को देने वाले चार्जेस कम हो जाएंगे, मशीन्स में लागत लगने जो लगेगी वो कम हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के अंदर बात की गई। तो टेलर का ये टेक्निक था, पहला था फंक्शनल फोरमैनशिप और दूसरा था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ी डिटेल में दिया गया, चाहो तो तुम इसे पढ़ सकते हो, पूछा नहीं जाएगा कि स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड मशीन टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चाहो तो इसे पढ़ सकते हो एक बार। चलो बात करते हैं वर्क स्टडी की। नाम से समझो, वर्क स्टडी, काम की स्टडी, मतलब जो काम करोगी उसकी स्टडी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं तुम्हें वो याद रखना होगा। इसके अंदर मेथड स्टडी आती हैं, मोशन स्टडी आती हैं, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। तो एग्जाम में क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जा सकता है, इन चार से मिलकर, या क्या मेथड स्टडी प्लस मोशन स्टडी इज इक्वल्स टू वर्क स्टडी? तो नहीं सर, राइट आंसर होगा मेथड स्टडी प्लस मोशन स्टडी प्लस टाइम स्टडी प्लस फटीग स्टडी। इन सब को जब हम सम अप करते हैं तब हमारा क्या रेडी होता है? वर्क स्टडी। ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा। एक एक करके सारे स्टडी को हम समझते हैं। सबसे पहले मेथड स्टडी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। किसी काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, उसे ढूंढो। अब बेस्ट वे हमें क्यों ढूंढना है? अगर हम किसी काम को उसके बेस्ट वे से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, जो सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है, तो हमारी जो एफिशिएंसी होगी वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सबसे पहली तो ये बात हुई। साथ ही साथ हमारा जो कॉस्ट होगा प्रोडक्ट को बनाने का, वो क्या होगा? वो रिड्यूस हो जाएगा। अब ये चीज़ क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मार्केट में किसी काम को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, 10 तरीके हैं, 10 में से कोई एक बेस्ट है, हम उस बेस्ट वे से अपने काम को कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी एफिशिएंसी अच्छी होगी, हमारा जो कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बात की गई थी मेथड स्टडी में कि वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क इज मेथड स्टडी। नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है? जितने भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, इसकी बात हो रही है अनप्रोडक्टिव, मतलब जितने भी फालतू के मूवमेंट्स हो रहे हैं इधर उधर। अब ये फालतू के मूवमेंट्स कौन करेंगे सर? हमारे एम्प्लॉयज़ करेंगे, दोस्ती यारी बनाने के लिए, फ्रेंडशिप के लिए। मतलब किसी बहाने वो घूम के दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, उन्हें उनका उनका कहना है कि मुझे ये टूल लेना था, उसी बहाने वो दूसरे जगह पे चले गए, जाके वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे अननेसेसरी मूवमेंट्स यहाँ पे हो रही है। तो अननेसेसरी मूवमेंट को हटाना, ठीक है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हटाना, ये किसका काम है? मोशन स्टडी का। तो इसे पढ़ो। इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ प्रोडक्टिव मूवमेंट, मतलब हम इसके बारे में प्रोडक्टिव, इसके अंदर हम प्रोडक्टिव मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और एलिमिनेट करते हैं वेस्टफुल मूवमेंट्स को। जो भी हमारे फालतू के मूवमेंट्स हो रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के द्वारा, उसे हम एलिमिनेट करते हैं। टाइम स्टडी सिंपली हमें ये बताता है कि कितने टाइम में कौन सा काम करना है, तो इसे जस्ट एक बार देख लेना। और आखिर में आता है फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है थकान। सिंपली फटीग का मतलब क्या होता है? थकान। तो इसमें बात की जाएगी थकान की। मतलब दो चीज़ यहाँ पे तुम्हें समझना है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी दो चीज़ें हैं यहाँ पे। टाइम में क्या बोला गया? कितने टाइम, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या फिर 30 मिनट। फ्रीक्वेंसी कितने बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसमें ये बोला गया कि जो हमारे लेबर हैं उनको जो थकान होती है, उस थकान को मिटाने के लिए जो हम उन्हें रेस्ट देंगे, उसकी बात की गई फटीग स्टडी के अंदर। अब एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो दिन भर कंटिन्यूस काम नहीं कर सकता है। जब मशीन को आराम चाहिए होती है तो इंसान को तो चाहिए ही होगी। तो इंसान को जो रेस्ट चाहिए वो कितने टाइम का मिलेगा? क्या वो 1 घंटे का मिलेगा, क्या वो 2 घंटे का, या 3 घंटे का? दूसरी चीज़, कितनी बार मिलना है? अगर उसे आधे घंटे का मिल रहा है टाइम रेस्ट करने के लिए, तो दिन में कितनी बार आप दोगे? 1 बार, 2 बार, 5 बार या 10 बार?
तो ये किस में स्टडी की जाती है? फटीग स्टडी में। तो फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क। The rest interval will enable workers to regain the lost stamina, thereby avoiding accidents, rejections and industrial sickness. अब तुम सोच कर देखो, कंटिन्यूस कोई भी बंदा काम करेगा तो कहीं ना कहीं वो इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर आएगी, साथ ही साथ चांसेस हो सकते हैं काम करते करते एक्सीडेंट हो, उसकी स्टैमिना ख़त्म हो जाती है, इंडस्ट्रियल सीकनेस होने की चांसेस होती हैं। तो उन सब को दूर करने के लिए बात आती है फटीग स्टडी की, और फटीग स्टडी में बात की जाती है कितने टाइम का और कितनी बार एक वर्कर को रेस्ट देना है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या बोला गया? एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं, ठीक है, दो वर्कर्स हैं मान लो, इनमें से एक वर्कर जो है वो बहुत ही अच्छा है, अपने काम को बहुत ही लगन से करता है, मतलब बेस्ट अपना देता है, और एक बंदा जो है वो टाइम पास कर रहा है। तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग ये बोला गया, जो भी व्यक्ति अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, आप उसे हायर वेजेस दोगे, और जो व्यक्ति जस्ट टाइम पास कर रहा है आप उसे लोअर वेजेस दोगे। अब टेक्निकल लैंग्वेज में से पढ़ते हैं। द डिफरेंशिएट एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। सबसे पहले क्या बोला गया? जो भी एफिशिएंट वर्कर हैं और इनएफिशिएंट वर्कर हैं, इन दोनों में डिफरेंशिएट करो, मतलब कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट है, ये सबसे पहले बताओ। ये काम कर लिया। अब जो एफिशिएंट है, मतलब जो बेस्ट एफर्ट अपना लगा रहा है, उसे आप हायर वेजेस दो इन कंपैरिजन ऑफ इनएफिशिएंट वर्कर। तो ये किस में बात की गई? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो ये डिफरेंस एक बार पढ़ लेना, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के बीच दिया गया है। चलो, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। और एक और कंसेप्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या बोला गया है? मेंटल रिवॉल्यूशन इज चेंज इन थिंकिंग बोथ ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट और वर्कर। दो बंदे हैं, मैनेजमेंट, एक मिनट, दो पार्टीज हैं, मैनेजमेंट है और वर्कर्स हैं। बोला गया दोनों अपनी थिंकिंग को चेंज करें। दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, तो दोनों को रहना एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, तो दोनों अपने थिंकिंग को चेंज करें। मेंटल रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो इससे क्या होगा? मैनेजमेंट वर्कर को मदद कर पाएंगे और वर्कर अपना बेस्ट दे पाएंगे टुवर्ड्स देयर मैनेजमेंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, सक्सेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द मेंटल रिवॉल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? मेंटल रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। मतलब वर्कर्स मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। इफ़ नॉट ऑल द मेजर्स सजेस्टेड साइंटिफिक मैनेजमेंट सेट वुड बी यूजलेस। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जितने भी टेक्निक्स हमने पढ़े, सारे मेजर्स पढ़े साइंटिफिक मैनेजमेंट के, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ये यूजलेस कहलाएगा। तो इस बात का ध्यान रख लेना। तो ये रहा हमारा टेक्निक। टेक्निक में हमने कौन कौन सी टेक्निक पढ़ी? सबसे पहले हमने पढ़ा था फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में बेसिकली बात की गई थी प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, जिसके अंदर वेरियस क्लर्क्स एंड बॉसेस थे। फिर उसके बाद आया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जिसके अंदर स्टैंडर्ड सेट किया जाता था और अननेसेसरी ग्रेड्स को, अननेसेसरी साइजेस को एलिमिनेट किया गया। फिर बात आई टाइम वर्क स्टडी की। वर्क स्टडी के अंदर मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। रिपीट कर रहा हूँ, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी एंड टाइम स्टडी, ये चार चीज़ें आई निकल कर। उसके बाद हमारा आया डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। इसमें हमने एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर को डिफरेंशिएट किया, अलग किया, फिर उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उन्हें हमने वेजेस दी। फिर आखिर में आया मेंटल रिवॉल्यूशन। तो ये चीज़ तुम याद रख लेना, कितने अप्रॉक्स टोटल 5 साइंटिफिक टेक्निक्स होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल्स के अंदर कितने थे? जल्दी से बताओ। इसके अंदर भी सर 5 थे। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, जिसके अंदर किसके बारे में बात की गई? साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में बात की गई। फिर आया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में बोला गया कि दोनों एक दूसरे को समझेंगे। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो कि एक्सटेंशन था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, उसके बारे में बात की गई। फिर आया डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन्स टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, तो इसके बारे में बात की गई थी। तो ये रहा टेलर भाई साहब के प्रिंसिपल के बारे में।
ठीक है, मैं कुछ और देख ले रहा हूँ। इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से रिलेटेड अगर कुछ बातें होंगी तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज हम शिफ्ट करेंगे अपने दूसरे चीज़ में। चलो कुछ हिस्ट्री में तुम्हें बता देता हूँ। ये देखो, एफ डब्ल्यू टेलर 1856 से लेकर 1915, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन थे जिन्होंने मिडविल स्टील वर्क ज्वाइन किया था। कहाँ पे था सर? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था, इंटरप्राइज था एक। और उस टाइम पे वो क्या थे? मैकेनिस्ट। फिर धीरे धीरे काम करते करते वो कौन से पोजीशन पे पहुंचे? चीफ इंजीनियर के पोजीशन पे पहुंच गए। एक सोच के तुम देखो, एक वर्कर जब ज्वाइन किया था वो वर्कर था, मतलब थे, वर्कर थे, और अपने मेहनत की बदौलत वो कहाँ पे पहुंचे? चीफ इंजीनियर पे पहुंचे। एफ डब्ल्यू टेलर कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट इन 3 कंपनीज। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एफ डब्ल्यू टेलर कौन सी 3 कंपनीज में उन्होंने काम किया था। तो पहला है मिडवेल स्टील वर्क, साइमंड्स रोलिंग मशीन एंड बेथलेम स्टील वर्कर्स। तो ये चीज़ याद रख लेना। ये देख लो, कुछ हिस्ट्री है, स्टैटिक पोर्शन है जो कि तुम्हें बस रट्टा मारना है, टेलर के बारे में दी गई है। ये उनके बारे में और भी कुछ बातें की गई हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और साथ ही साथ जो बाकी के टॉपिक्स रह गए, मैक्स वेबर के बेसिक थ्योरी जो दी गई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।